हाय एवरीवन एंड वेलकम टू बीच लर्नर्स। और आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर दी सर्कुलेटरी सिस्टम। और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ये चैप्टर को कम्प्लीटली हम यार एक वीडियो में यहाँ पे फिनिश करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टूडेंट्स को ये चैप्टर टफ लगता है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए कि देखो यार, अभी से 2 से 3 महीने बाद आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। आई नो तुम लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया है, तुम लोगों को रेगरेट हो रहा है, तुम लोगों को टेंशन हो रहा है, बट इस सीरीज़ को आप फॉलो करो। आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा। बट मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो कि भैया अब मैं सीरियस हूँ और अब मैं सीरियस तरीके से पढ़ाई करूँगा। ठीक है, जब तक ये नहीं लिखते यार कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर तुम अभी भी सीरियस नहीं हो तो सीरियसली इस लेक्चर को देखो, कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ और जो क्वेश्चंस मैं दूंगा उन्हें प्रैक्टिस करो। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो और पहली बात, इसे मूवी की तरह नहीं देखना है। आपके हाथ में आपकी नोटबुक और पेन होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही रफ नोट्स बनाते जाओ। और जो जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से लिंक पर जाके तुम इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हो और एज अ नोट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि बेसिकली सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के वर्ड से ही तुम समझ जाओ, सर्कुलेट। तो सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन बेसिकली हुआ कि बॉडी के अंदर हमारे अगर सर्कुलेशन चल रही है तो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ठीक है, अगर कोई भी न्यूट्रिएंट मेरे बॉडी के इस पार्ट से इस पार्ट तक अगर आ रहा है तो बीच में ज़रूर कुछ ऐसे फ्लूइड्स है या फिर कोई ऐसा पैसेज है जो उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। बट वो जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि इसका एक्चुअल में नीड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का नीड क्या है हमारे बॉडी के अंदर। तो देखो, बहुत सारे जैसे सिस्टम्स है हमारे बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन सारे सिस्टम्स को रिक्वायर्ड होती है ट्रांसपोर्टेशन। अब कैसे? डाइजेस्टिव सिस्टम, तुम कोई भी खाना कंज्यूम करते हो, तुमने अभी जो भी लंच में किया होगा वो तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिएंट लगे, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे हर एक ऑर्गन्स तक पहुंचे, उसके लिए उन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तुम्हारे बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट बनता है, जो भी यूरिया एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा सॉल्ट हो गया, एक्स्ट्रा वाटर हो गया, वो भी ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से बाहर जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तुम अभी इनहेल कर रहे हो, तुम्हारे पास ऑक्सीजन आ रहा है, तुम्हारे लंग्स में ऑक्सीजन जा रहा है, इस ऑक्सीजन को सारे ऑर्गन्स के पास पहुंचने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की नीड है। तो ओवरऑल तुम्हारे बॉडी को कंप्लीट फंक्शनिंग के लिए सर्कुलेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट की नीड है। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि भैया ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है। बेसिकली अब ये सारी चीज़ें जो सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, अब कोई भी चीज़ मैंने बताया जैसे मेरे बॉडी के पार्ट की यहाँ से यहाँ तक अगर आ रहा है तो वो सर्कुलेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बीच में कोई फ्लूइड्स हैं, ठीक है, जो इन्हें हेल्प कर रही हैं सर्कुलेशन में। तो उन्हीं फ्लूइड्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली इन्हीं सारे टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब देखो हमारे बॉडी में ना 3 प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं। ये तो आपको बेसिक पता ही होगा सबको, बट स्टिल हम डिस्कस करते हैं। देखो, 3 तरीके के फ्लूइड्स होते हैं हमारे बॉडी में। कौन कौन से? सबसे पहले ब्लड हो गया, देन टिश्यू फ्लूइड हो गया और देन लिम्फ हो गया। अब ब्लड क्या होता है भैया? ब्लड बेसिकली अगर डेफिनेशन की हम बात माने, ठीक है, तो ओपेक विस्कस फ्लूइड होता है एक, जो कि आपके ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स में रहता है। ठीक है, जो हेल्प करता है आपको सर्कुलेशन में। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? जो भी तुम्हारे सेल्स के बीच में स्पेसेस रहते हैं, ठीक है, सेल्स के बीच में जो स्पेसेस रहते हैं उन्हें फिल करने का काम करता है टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ बेसिकली लिम्फ वेसल्स तुम्हारे हो गए। इसी चैप्टर में आगे हम जब लिम्फेटिक सिस्टम समझेंगे तो वहाँ पे हम समझेंगे कि लिम्फ होता क्या है। लिम्फ बेसिकली अभी के लिए ये समझ लो कि लिम्फ वेसल्स में जो लिक्विड यहाँ पे कंटेन होता है, ठीक है, जो लिक्विड यहाँ पे रहता है उसे ही हम ये लिम्फ कहते हैं। तो हमारे बॉडी में हमने ये समझ लिया कि 3 तरीके के फ्लूइड्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब इन तीनों को हम चलो समझेंगे वन बाई वन। सबसे पहले समझते हैं ब्लड को। ठीक है, ब्लड बेसिकली आप हो गए, मैं हो गए, कोई भी एक अडल्ट ह्यूमन होता है तो उसके बॉडी में अराउंड 5 to 7 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है बाई वॉल्यूम। ठीक है, बाई वॉल्यूम अगर हम मेजर करें तो आपके मेरे या किसी भी ह्यूमन अडल्ट में 5 to 7 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। अब ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है? पहला तो हमने समझ लिया कि ट्रांसपोर्ट होता है। एक और फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना। कोई भी अगर फॉरेन जर्म्स आते हैं या फिर ऐसा कोई बैक्टीरिया होता है जो बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर घुसना चाहता है,
उसे प्रोटेक्शन में हेल्प करता है ब्लड के फॉर्म में, ठीक है। ब्लड हेल्प करता है उनसे लड़ने में और एक प्रोटेक्टिव डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाने में, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझेंगे आगे किस तरीके से ब्लड प्रोटेक्ट भी करता है। अब नेक्स्ट ब्लड का हम कॉम्पोजिशन जानते हैं। ब्लड किन चीज़ों से बना रहता है? सबसे पहले ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट, ठीक है, कोई भी आपसे पूछे कि फ्लूइड पोर्शन जो लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का वो क्या होता है, तो वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, और ये अराउंड अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी देखें तो 55 to 60% का यहाँ पे रहता है। फ्लूइड पार्ट जो रहता है ब्लड का वो प्लाज्मा रहता है, जो कि अराउंड 55 to 60% रहता है, ठीक है। और ये लाइट येलो कलर में रहता है, लाइट येलो इन कलर। अब 55 to 60% ये हमने समझ लिया कि प्लाज्मा रहता है। अब ब्लड के जो बाकी के बचे हुए कितने हो गए? 40 to 45%। 40 to 45% यहाँ पे होते हैं सेल्यूलर एलिमेंट्स। अब इन सेल्यूलर एलिमेंट्स में भी तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, देन वाइट ब्लड सेल्स, और फिर थ्रोम्बोसाइट्स। ये आपने कॉमन टर्म्स में सुना होगा हमेशा कि आरबीसीज होते हैं, देन डब्ल्यूबीसीज, और ये हो गए आपके ब्लड प्लेटिलेट्स, ठीक है। तो ये हमने अभी तक क्या क्या समझ लिया, हमने किन किन प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं बॉडी में, फिर ब्लड के बारे में हमने समझा, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन होता है वो होता है प्लाज्मा, देन होता है सेल्यूलर एलिमेंट्स, और सेल्यूलर एलिमेंट्स में रहते हैं तुम्हारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और थ्रोम्बोसाइट्स। अब इसे और डिटेल में समझते हैं। अब देखो आरबीसीज को हम समझते हैं कि आरबीसीज बेसिकली है क्या, इनका फंक्शन क्या है और कैसे ये हेल्प करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। कहीं आपको लिखा हुआ ये मिल जाए एरिथ्रोसाइट्स तो कंफ्यूज मत हो ना, वहाँ पे आरबीसीज की ही बात हो रही है, ठीक है। तो आरबीसीज होते हैं एरिथ्रोसाइट्स, और इनका देखो स्ट्रक्चर जो होता है ना वो बाई कॉनकेव रहता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप इसे इमेजिन कर सकते हो जैसे आपके शर्ट के बटन्स होते हैं, कुछ उस तरीके का आपका यहाँ पे आरबीसीज का स्ट्रक्चर होता है। एक यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बाइकॉनकेव इन नेचर रहता है, ठीक है। तो ये जैसे आप प्यारे से इलस्ट्रेशन में देख रहे होगे, ये हमारा एक आरबीसी है। एक छोटे से ये रहते हैं, ऑब्वियसली मैं हाथ से तो नहीं बता सकता, ठीक है। छोटे से इनके स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि बाइकॉनकेव रहते हैं, बीच में अगर आप देखोगे तो ऐसे गैप, ऐसे ये दबे हुए रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर। अब देखो इनके स्मॉल साइज होने का फायदा ये होता है ना, आपके बॉडी में कहीं कहीं बहुत ही डीपली कैपिलरीज होते हैं, हर जगह कैपिलरीज रहते हैं, तो इनका स्मॉल साइज हेल्प करता है कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। स्मॉल साइज ऑफ आरबीसीज एनेबल्स देम टू ट्रैवल थ्रू वेरी फाइन कैपिलरीज इन दी बॉडी, ठीक है। जहाँ जहाँ बॉडी को रिक्वायरमेंट्स होती है कि आरबीसीज वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक ये बहुत ही ईजिली ट्रैवल कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो साइज रहता है बहुत ही स्मॉल रहता है, ठीक है। अब देखो आरबीसीज का जो मेन फंक्शन ब्लड में रहता है ना, उनका मेन फंक्शन रहता है ट्रांसपोर्टेशन का। और ट्रांसपोर्टेशन का क्या, जो भी ऑक्सीजन आपके लंग्स से आते हैं, लंग्स से जो भी ऑक्सीजन हम यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, ठीक है, आरबीसीज उस ऑक्सीजन को यहाँ पे बॉडी सेल्स तक पहुँचाता है। तो इसका तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका रहता है? रेड ब्लड सेल्स का यहाँ पे काम रहता है, ठीक है। सिमिलरली CO2 जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके टिश्यूज से रिलीज होते हैं, वो लंग्स तक ले जाने का काम भी आरबीसीज का रहता है, ठीक है। सो आरबीसीज कंटेन अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नोन एज हेमोग्लोबिन। अब देखो आरबीसीज जो हुए ना रेड ब्लड सेल्स में, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलो या फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बहुत जगह तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहता है एक, ठीक है। एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहता है जिसे हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। अब ये हेमोग्लोबिन क्या करता है? ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। इसका भैया अब इंपॉर्टेंस क्या, इसका रोल क्या है? अब देखो तुम्हारे बॉडी में टिश्यूज को कहीं भी, जहाँ पे तुम्हारे टिश्यूज हो गए, ठीक है, सेल्स को कहीं भी अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन से यहाँ पे हमें मिल जाती है। और बेसिकली हेमोग्लोबिन का वही काम होता है कि ऑक्सीजन के साथ ये रेडिली कंबाइन करते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाने में, और ये टिश्यूज को कहीं भी ऑक्सीजन की नीड होती है तो वो यहाँ पे इस नीड को पूरी करते हैं, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन से होते हैं आरबीसीज में, तो आपको तुरंत जवाब दे देना है कि हेमोग्लोबिन होते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। नेक्स्ट अब देखते हैं। अब देखो जो आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन रहता है ना, जो हम कहते हैं कि एवरेज लाइफ क्या रहता है आरबीसीज का, तो वो अराउंड 120 डेज होता है।
मतलब हर एक 120 दिन में पूरे आरबीसीज यहाँ पे चेंज होते हैं। ठीक है, अब इनका प्रोडक्शन क्या होता है, जो आपके बोन्स होते हैं ना, ठीक है, ये मान लो बोन हो गया। अब इस बोन का जो बोन मैरो होता है, ठीक है, इस बोन मैरो में फॉर्म होते हैं आपके आरबीसीज, तो प्रोड्यूस्ड इन दी मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स। ठीक है, बोन मैरो के लॉन्ग बोन्स के जो बोन मैरोज होते हैं वहां पे हमारे आरबीसीज फॉर्म होते हैं। वेयर दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, लिवर एंड दी बोन मैरो। स्प्लीन एक ऑर्गन है, वो आप आगे सब पढ़ोगे। ठीक है, तो इनका जो बेसिकली ये जो डिस्ट्रॉय होता है वो होते हैं स्प्लीन में, लिवर में और फिर बोन मैरो में। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड एवरी सेकेंड। मतलब अभी आप ये लेक्चर देख रहे हो, हर एक सेकेंड आपके बॉडी के अंदर 2 मिलियन आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो आप लार्ज नंबर समझ सकते हो कि कितने बड़े नंबर में आरबीसीज हमारे बॉडी में रहते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अगर आप अपनी नोटबुक निकाल के रखे हो तो ये ज़रूर से लिख लेना, मैं यहाँ पर भी मार्क कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया और फिर से पूछ सकते हैं। अब देखो हमें एक चीज़ समझना है, मैंने पिछले स्लाइड में आपसे क्या डिस्कस किया था कि जो आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर रहता है ना वो बाई कॉनकेव रहता है। बाई कॉनकेव क्या हो गया, ये जो आप बीच में देख रहे हो ऐसे दबा हुआ रहता है। ठीक है, ये रहते हैं बाई कॉनकेव। अब ये बाई कॉनकेव क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो आपके आरबीसीज होते हैं ना उनमें ना ही कोई न्यूक्लियस, ना ही कोई माइटोकॉन्ड्रिया और ना ही कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, जिस वजह से अब ये ऑब्वियसली एब्सेंट है तो बीच में स्पेस रहता है, तो बीच में ये दबे रहते हैं क्योंकि इनकी एब्सेंस रहती है न्यूक्लियस ना होने की वजह से। अब देखो इसका बट आपको लगता हो कि भैया यार ये तो डेफिशिएंट हो गया, फिर इसकी तो फिर कुछ एक ये कमी हो गई कि न्यूक्लियस नहीं है इसमें, बट आपने अपने बुक में भी देखा होगा ये लिखा हुआ है कि ये डेफिशिएंट नहीं उल्टा और एफिशिएंट यहाँ पे हो जाते हैं। अब ये भैया कैसे हुआ कि यार न्यूक्लियस तो है नहीं तो एफिशिएंट कैसे हुए। अब देखो न्यूक्लियस लैक होने की वजह से क्या होता है, इट मेक्स देम बाइकॉन्केव विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो कोई भी चीज है ऐसे, अब उसे उसमें हमने न्यूक्लियस हटा दिया, अब वो दबा हुआ है, उसका तो सरफेस एरिया और बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था कि जो आरबीसीज का मेन रोल होता है वो होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना लंग से बॉडी टिश्यूज तक। अब हर एक आरबीसी ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन अकोमोडेट कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे अब्जॉर्व कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा एफिशिएंट होंगे कि ज्यादा ऑक्सीजन हमें यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, सेकेंडली माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो नो एनर्जी यूज बाय माइटोकॉन्ड्रिया, मोर O2 अवेलेबल फॉर टिश्यूज। अब देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं है तो खुद का जैसे इनका रेस्पिरेशन होता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी हमें नहीं चाहिए, सो ऑब्वियसली ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिल रही होती है टिश्यूज़ के लिए क्योंकि खुद तो ये रेस्पिरेशन कर नहीं रहे। नेक्स्ट, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इससे क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है तो आरबीसीज की फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है और ट्रांसपोर्टेशन में और ईजी होते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें हो गई, ठीक है, ये 3 चीज़ ना होते हुए भी हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम से पूछ सकते हैं, गिव रीजंस में ये आते हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में ये आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि आरबीसीज किस चीज़ में लैक करते हैं और उनके लैक होने की वजह से क्या यहाँ पे चेंजेस आते हैं और क्या वो हेल्पफुल रहते हैं या नहीं। तो ठीक है, तो आप इजीली इस चीज़ को जवाब दे पाओगे। नेक्स्ट, अब समझते हैं आरबीसीज हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अब देखो वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, जैसा हमने बताया था उसका नाम था एरिथ्रोसाइट्स, ठीक उसी तरीके से वाइट ब्लड सेल्स का नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। कहीं भी ल्यूकोसाइट्स आपको लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना कि वाइट ब्लड सेल्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले WBCs डोंट हैव अ फिक्स शेप एंड कंटेन अ न्यूक्लियस। आरबीसीज में यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं थे बट WBCs में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, दे आर अमोबॉइड एंड कैन स्क्वीज थ्रू दी वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, इनका कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं रहता है। तो WBCs जो हो गए ना, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे फिगर में, ये जो WBCs हो गए ये कैपिलरीज के वॉल्स के थ्रू स्क्वीज आउट हो सकते हैं क्योंकि इनका कोई फिक्स शेप नहीं है। क्यों स्क्वीज आउट होते हैं वो फंक्शन में हम समझेंगे। ठीक है, बेसिकली समझ लो कि कोई भी कैपिलरी है उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो खुद को यहाँ से स्क्वीज आउट कर सकते हैं क्योंकि उनका खुद का वहाँ पे कोई
स्पेस खुद कोई शेप नहीं है। तो इस स्क्वीजिंग आउट का जो प्रोसेस होता है ना, इसे हम कहते हैं डायपेडेसिस। ये वन वर्ड में आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे स्क्वीज आउट होते हैं एक प्रोसेस के थ्रू होते हैं जिसे हम कहते हैं डायपेडेसिस। ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हो ये जो टिश्यू है इसमें कैसे ये वाइट ब्लड सेल्स स्क्वीज आउट होके बाहर आ जा रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डायपेडेसिस। अब नेक्स्ट समझते हैं, देखो डब्ल्यूबीसी जो होगा ना वाइट ब्लड सेल्स के यहाँ पे क्लासिफिकेशंस फर्दर होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, ग्रैनुलर हो गए फिर नॉन ग्रैनुलर। अब ग्रैनुलर क्या हो गया भैया, जो ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसीज होते हैं ना उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स और न्यूक्लियस लोब्स में रहते हैं। ठीक है, मतलब जो साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट आपको देखने को मिल जाएंगे और फिर न्यूक्लियस जो होते हैं वो लोब्स में होते हैं। वहीं नॉन ग्रैनुलर में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते और एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस वहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऑल्दो ये क्लासिफिकेशन पे कभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रैनुलर में आप देखो तीन तरीके के यहाँ पे होते हैं आपके डब्ल्यूबीसीज, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। अब तीनों में डिफरेंस बेसिकली क्या है, इनके अगर आप न्यूक्लियस पे गौर करो तो न्यूट्रोफिल्स के 3 to 4 लोब्स रहते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, इओसिनोफिल्स के 2 रहते हैं और बेसोफिल्स के भी इसी तरीके से एक यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में क्या रहता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में आपके जैसा हमने बताया एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और दोनों में एक चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि मोनोसाइट्स हो गए ना ये आपके लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, मोनोसाइट्स आपके लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं, वही लिम्फोसाइट्स आपके स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्लासिफिकेशन पे ऑल्दो कभी उतना क्वेश्चन पूछा नहीं गया बट स्टिल आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किन तरीके के यहाँ पे आपके डब्ल्यूबीसीज होते हैं। इनके फंक्शंस हम जानेंगे जब डब्ल्यूबीसीज के, तब आपको आइडिया मिलेगा कि पर्टिकुलरली किस तरीके के डब्ल्यूबीसी का यहाँ पे फंक्शन होता है। अब देखो डब्ल्यूबीसीज का मेन फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसीज का अगर हम बात करें तो बेसिकली तीन तरीके के फंक्शंस यहाँ पे हमें दिए गए, बट इन जनरल एक वर्ड से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो उसका मेन रहता है प्रोटेक्शन। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन भी यूज किया है। एज अ डिफेंस मैकेनिज्म आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसीज का बहुत बड़ा रोल होता है। अब वो कैसे होता है वो समझते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस फैगोसाइटोसिस। The WBCs, particularly the neutrophils, engulf bacteria which acts as a defensive mechanism against disease germs. ठीक है, अब मान लो मेरे बॉडी में कहीं भी कट लग जाता है। ठीक है, अब बॉडी में कट लगता है तो वहां पे बैक्टीरिया ऑब्वियसली अंदर बहुत आसानी से जा सकती है। तो बैक्टीरिया जैसे ही जाता है WBC स्क्वीज आउट करते हैं थ्रू दी प्रोसेस ऑफ डायपेडेसिस और वहां पे वो बैक्टीरिया इनगल्फ करते हैं। अब वो कुछ इस पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली जर्म्स से फाइट करते हैं और हमारे बॉडी को बाहरी जो भी जर्म्स हो गया उससे एक एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म एक्ट करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, बेसिकली जो भी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म हो गया डब्ल्यूबीसी का थ्रू बाय इनगल्फिंग बैक्टीरिया इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। अब नेक्स्ट, इन्फ्लेमेशन occurs due to the reaction of tissues to injury and to localized invasion of germs. At the site of injury, the WBC squeeze out through the walls of blood vessels and fight against the disease causing germs. ठीक वही चीज़ मैंने बताया कि देखो क्या होता है, जैसे मुझे कहीं पे चोट लग जाता है, किसी का कोई एक्सीडेंट होता है तो तुमने ये देखा होगा कि उसका जो रहता है वो पार्ट स्वेल हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन वहाँ पे आ जाता है। तो वो क्यों होता है, वो WBCs के वजह से होता है क्योंकि WBCs वहाँ पे स्क्वीज आउट होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स के वॉल्स के थ्रू वो स्क्वीज आउट हो जाते हैं और एक डिफेंसिव मैकेनिज्म वहां पे क्रिएट करते हैं बाय इनगल्फिंग बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को हम या प्रोसेस बोलो या फिर एक फंक्शन बोलो। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन फंक्शन होता है डब्ल्यूबीसी का, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। दी डब्ल्यूबीसी स्पेशली दी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो मेनली जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि मारते या फिर न्यूट्रलाइज कर देते हैं जर्म्स को। ठीक है, अब कहीं भी मैंने बताया कट लगा हुआ है तो वहां पे कुछ ऐसे एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं ये लिम्फोसाइट्स जो हेल्प करते हैं उन बैक्टीरिया उन जर्म्स को किल करने में। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज का हमारा मेन तीन यही मैकेनिज्म होता है और मेनली ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है।
नेक्स्ट अब समझते हैं ब्लड प्लेटिलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब देखो ये ब्लड प्लेटिलेट्स बेसिकली होते क्या है, माइन्यूट नॉन न्यूक्लिएटेड राउंड स्ट्रक्चर फ्लोटिंग इन दी ब्लड। ठीक है, फॉर्म्ड इन दी बोन मैरो, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी। अब देखो ब्लड प्लेटिलेट्स का जो मेन काम होता है ना, वो काम होता है ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है, अब ब्लड कोएगुलेशन क्या हो गया, तुमने देखा होगा कहीं भी तुमने अगर खेल के दौरान या कभी भी तुम्हारा कहीं बॉडी में कट लग जाता है तो कुछ देर बाद ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है और वहां पे एक हार्ड क्लॉट टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड कोएगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉट बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये किसका फंक्शन रहता है, ये फंक्शन रहता है ब्लड प्लेटिलेट्स का। ठीक है, जो ब्लड में ब्लड प्लेटिलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स रहते हैं उनका फंक्शन होता है कि वो किसी भी कट एरिया, जैसे इन भाई साहब के यार घुटने में चोट लग गई, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड प्लेटिलेट्स होते हैं वो यहाँ पे करेंगे प्रोसेस ब्लड कोएगुलेशन का, यानी कि एक यहाँ पे क्लॉट फॉर्म करेंगे और एक्सेसिव ब्लीडिंग होने से रोकेंगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता होगा अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग इन भाई साहब की हो गई तो इन भाई साहब की बॉडी से सारा खून निकल सकता है और उनको डेथ कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए बॉडी हमारा जो रहता है ब्लड प्लेटिलेट्स वहाँ पे एक क्लॉट फॉर्म कर देता है। और इसके कुछ बेसिक डिटेल्स वही हुए, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर रहते हैं और ये बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। आई होप तुम्हें अब 3 प्रकार के हमने समझ लिए कि तीनों कौन से होते हैं फ्लूइड्स बॉडी के, तुम्हारे सेलुलर एलिमेंट्स ब्लड के। अब आगे हम देखते हैं। अब देखो हमने क्या डिस्कस किया कि जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है ब्लड कोएगुलेशन यानी कि एक क्लॉट फॉर्म करना। अब इस प्रोसेस को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि ब्लड कोएगुलेशन एक्चुअली में होता कैसे है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, सबसे पहले क्या हुआ, कहीं भी मान लो मेरा यहाँ पे कट लग गया। ठीक है, तो कट लगने की जगह पे जो प्लेटिलेट्स होते हैं वो रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, याद रखना ये रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ब्लड प्लेटिलेट्स जो थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे रिलीज किए वो कन्वर्ट करते हैं थ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। ठीक है, अब ये भैया प्रोथ्रोम्बिन क्या हो गए, अब ये जो होते हैं ना आपके प्लाज्मा का ही ये पार्ट होता है जो यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं थ्रोम्बिन में। ठीक है, और वो कैसे होते हैं, विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, ये याद रखना। तो सबसे पहले कहीं भी इंजरी लगता है क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, देन ये जो थ्रोम्बिन होता है कन्वर्ट्स फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रीन, और फिब्रीन क्या करता है, जहां भी कोई यहाँ पे मान लो कट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कट लगा हुआ है तो फिब्रीन क्या करता है, एक मेश टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है यहाँ पे। ठीक है, जो कि आरबीसीज को यहाँ पे ट्रैप करता है, ज़्यादा ब्लीड होने से रोकता है और एक यहाँ पे क्लॉट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। ये बेसिकली हुआ कैसे, जैसे हमने बताया कि ब्लड कोआगुलेशन में क्या हुआ था, कहीं भी इंजरी लगी है तो सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, देन दैट थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रीन। ठीक है, और फिब्रीन एक मेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि एक्स्ट्रा आरबीसीज को यहाँ पे निकलने से रोकता है और एक क्लॉट टाइप का फॉर्म कर देता है। तो ये पूरा आपका स्टेप वाइज होता है कि कैसे ब्लड कोआगुलेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब एक न्यू टॉपिक हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेसिकली क्या हुआ, किसी भी पर्सन की फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट होता है, आपने सुना होगा, या फिर एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी भी ऑपरेशन में कभी कभी ये ज़रूरत हो जाता है कि हमें ब्लड डोनेट करना पड़ता है, यानी उस इंसान को ब्लड चढ़ाना पड़ता है। बट ऐसा तो नहीं है कि रैंडमली हमने किसी भी इंसान को पकड़ा, उससे ब्लड निकाला और इसमें डाल दिया, या फिर ब्लड बैंक में कोई भी रैंडमली बॉटल हमने उठाया और डॉक्टर ने उसमें वो ब्लड डाल दिया। इस तरीके से नहीं होता है। ऑब्वियसली आप ग्रुप्स मैच करते हो, आपने सुना होगा कि आप कौन से ब्लड ग्रुप के हो, मैं कौन से ब्लड ग्रुप का हूँ, तो इस तरीके के बेसिस पे हम जो है ब्लड डोनेट करते हैं और ब्लड किसी भी पेशेंट को चढ़ता है। ठीक है, तो बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन वही हुआ जहाँ पे आपको बाहर से ब्लड डालना पड़ता है, और इसके लिए हमने बनाया था ग्रुपिंग सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं, ग्रुपिंग सिस्टम वाज मेड
इन ऑर्डर टू चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ ब्लड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हमने एक ग्रुपिंग सिस्टम बनाया था कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए कि एक्चुअल में जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ओ ब्लड ग्रुप वाला बंदा है वो किसे डोनेट कर सकता है, वो डिपेंड करता है उस ग्रुपिंग पे, ठीक है। और वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि वो बंदा किस ब्लड ग्रुप का है। RBCs have a specific protein on their surface which are known as antigens। अब जो RBCs हो गए, ठीक है, RBCs के सरफेस पे एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीजेंस। अब इन्हीं एंटीजेंस के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे हमने बनाया है ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स, ठीक है। और यहाँ पे दो तरीके के एंटीजेंस हमारे पास रहते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। दो तरीके के यहाँ पे हमारे पास एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। फिर द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड कंटेन्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। अब जो आपके ब्लड का प्लाज्मा होता है वो कंटेन करता है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज विथ रिस्पेक्ट टू एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसीज। अब आरबीसीज पे जो हमने बताया कि जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपके कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स रहते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। अब देखो इसी बेसिस पे हमने यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग किया। अब ब्लड ग्रुपिंग देखो दो तरीके के होते हैं, एक तो हमारा एबीओ सिस्टम हो गया और एक आरएच सिस्टम हो गया। एबीओ सिस्टम मोस्ट यूज सिस्टम होता है, ये आपको पता होगा जनरली, ठीक है। और एक और होता है आरएच सिस्टम, दोनों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हुआ आपका एबीओ सिस्टम। अब एबीओ सिस्टम किस बेसिस पे हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। एंटीजेंस हमने बात किया, एंटीजेंस यहाँ पे दो तरीके के आपके होते हैं, एंटीजन ए और फिर एंटीजन बी। अब उसी एंटीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे हमने यहाँ पे ग्रुप्स डिवाइड किए, ठीक है। चार तरीके के यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ए बी और फिर ओ। अब देखो ब्लड ग्रुप ए क्या हुआ, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए रहता है। अब उसी रिस्पेक्ट में हमने बात किया था एंटीबॉडीज, तो यहाँ पे एंटीबॉडी बी रहेगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी में यहाँ पे एंटीजन बी रहता है और एंटीबॉडी ए रहता है। ए बी में यहाँ पे दोनों एंटीजेंस रहते हैं और दोनों एंटीजेंस होने की वजह से यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहता है। अब ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं रहता और दोनों एंटीबॉडीज रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब देखो ये जो चारों ब्लड ग्रुपिंग है ना, ग्रुप्स तो हमने बना लिए, बट ये कैसे हमने डिसाइड किया कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसे डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो वो हम समझते हैं कि कैसे कौन सा ब्लड ग्रुप किसे डोनेट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें, ब्लड ग्रुप ए जो हो गया वो ब्लड अपने देखो अपने ग्रुप वाला बंदा अपने ग्रुप वाले बंदे को दे सकता है ऑब्वियसली। ब्लड ग्रुप ए वाला ए को दे सकता है बट बी को नहीं दे सकता, ए बी को दे सकता है बट ओ को नहीं दे सकता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ग्रुप बी का जो बंदा हुआ सिर्फ वो ग्रुप बी वाले को और ए बी वाले को दे सकता है। ए बी वाला बंदा सिर्फ ए बी वाले को दे सकता है, बट यहाँ पे जो ग्रुप ओ का बंदा रहता है, ठीक है, ग्रुप ओ में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है। तो इसी वजह से ग्रुप ओ जो रहता है वो यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर बन जाता है, मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले बंदे को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं होते हैं तो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले बंदे को यहाँ पे ब्लड ये डोनेट कर सकता है। ठीक उसी तरीके से जो ए बी ब्लड ग्रुप हुआ, ए बी ब्लड ग्रुप में हमने क्या देखा था, ए बी ब्लड ग्रुप में यहाँ पे आपके दोनों एंटीजेंस मौजूद होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो दोनों एंटीजेंस मौजूद होने की वजह से ये किसी भी ब्लड ग्रुप से डोनेट एक्सेप्ट कर सकता है ब्लड, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे ए बी को हम यूनिवर्सल रिसेप्टेंट बोलते हैं और ब्लड ग्रुप ओ वाले को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो आप में से किन लोगों को यार ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है वो होता है आरएच फैक्टर। अब आरएच फैक्टर बेसिकली क्या होता है, आरएच फैक्टर इज अ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स ये रहते हैं जिसे हम आरएच फैक्टर बोलते हैं। ये सबसे पहले डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट ने रेसस मंकीज में और इसी बेसिस पे ये पूरा ग्रुपिंग सिस्टम बनाया गया था। अब देखो बेसिकली होता क्या है, अब किसी भी बंदे को हम बोलते हैं कि वो आरएच पॉजिटिव है। आरएच पॉजिटिव मतलब क्या होता है, आरएच एंटीजन जो है वो उस पे प्रेजेंट है, और आरएच नेगेटिव मतलब क्या हो गया, वो आरएच मतलब आरएच एंटीजन उस पे एब्सेंट है। अब इसी बेसिस पे हम देखो समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो आरएच फैक्टर आपका हो गया उसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है।
सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड जैसे एक दूसरे को अगर हम डोनेट करना चाहते हैं तो उसमें चेक किया जाता है कि जो RH नेगेटिव बंदा रहता है वो कभी भी RH पॉजिटिव बंदा से ब्लड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर वो ले लेता क्या होता है, एंटी RH एंटीबॉडीज फ्रॉम फॉर्म कॉजेस क्लम्पिंग इन नेक्स्ट ट्रांसफ्यूजन। उस वक्त तो वो ब्लड ले लेगा, बट जब भी उसका नेक्स्ट ट्रांसफ्यूजन होगा, जिस बंदे ने ब्लड एक्सेप्ट किया था, तो नेक्स्ट टाइम उसके ब्लड में क्लम्पिंग फॉर्म हो सकती है, ठीक है। और प्रेगनेंसी में इसका बहुत ही मेजर रोल होता है RH फैक्टर का। देखो RH इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली होता क्या है, अगर जो मदर है वो RH नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, और फादर RH पॉजिटिव है, तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगा या फिर जो बेबी होगा वो यहाँ पे RH पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, मदर फॉर्म्स एंटी RH एंटीबॉडीज आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो मदर होती हैं वो अपने बॉडी में एंटी RH एंटीबॉडीज फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है। सो इससे होगा क्या कि जो नेक्स्ट जब प्रेगनेंसी होगा, ठीक है, तो इन नेक्स्ट RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय बेबीज RBCs, जिसे एक कंडीशन हम बोलते हैं, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। इस कंडीशन से क्या होता है, सीवियर या तो एनीमिया होता है, ब्लड लॉस हो सकता है, या फिर इवन वहाँ डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो RH कंपैटिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेगनेंसी में। अब इससे प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं डॉक्टर्स, इसके प्रिवेंशन के लिए हम फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद एंटी RH सीरम, ठीक है, पेशेंट में इंजेक्ट कर देते हैं, सो जिससे ये चीज़ प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। तो वही लिखा है, इंजेक्ट एंटी RH सीरम आफ्टर फर्स्ट RH पॉजिटिव डिलीवरी टू प्रिवेंट एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, अब ये बात हो गया सारे फ्लूइड्स का हमने बात कर लिया, हमने जो भी आपके प्लेटलेट्स थे, ब्लड कोआगुलेशन, फिर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ, दी सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो 3 कंपोनेंट्स बेसिकली वहाँ पे हमारे रहते हैं, जो कि हार्ट हो गया, ठीक है, फिर ब्लड हो गया और फिर ब्लड वेसल्स हो गए। ब्लड वेसल्स अब 3 तरीके के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा प्यारा दिल, उससे हम बात करेंगे, उस यानी कि उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि दिल होता क्या है, ठीक है। तो हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट का अगर हम लोकेशन बात करें, देखो बहुत लोग बोलते हैं कि लेफ्ट में रहता है या राइट में रहता है। बेसिकली जो हार्ट रहता है लोकेटेड राइट इन द सेंटर, ठीक है, ऑलमोस्ट वो सेंटर में ही रहता है, बट उसका एक लोब का पार्ट रहता है वो थोड़ा सा लेफ्ट में टिल्टेड रहता है। इसलिए आप अगर कभी भी हाथ रखोगे तो थोड़ा आपको फील होता है कि जो आपका हार्ट है वो लेफ्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तो लोकेटेड राइट इन द सेंटर बिटवीन द 2 लंग्स एंड अबव द डायफ्राम। अराउंड अगर हम साइज बात करें तो 12 सेंटीमीटर इन लेंथ और 9 सेंटीमीटर इन विड्थ रहता है। मतलब अगर आप ऐसे अपनी मुट्ठी बांधो तो अराउंड इस साइज का आपका जो रहता है वो हार्ट रहता है, ठीक है। अब देखो हार्ट का जो लेयर होता है ना, जो बाहरी लेयर होता है वो एक डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग के साथ प्रोटेक्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। ये भाई साहब अपना हार्ट हो गया। अब इसका जो आउटर कवरिंग रहता है, ठीक है, ये एक डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग से प्रोटेक्टेड रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। और पेरिकार्डियम एक फ्लूइड कंटेन करता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब जब भी हार्ट वर्क करता है, हार्ट का यार क्या मेन मैकेनिज्म है, ब्लड पंप करता है, पंपिंग के वक्त उसको मैकेनिकल इंजरी ना हो तो इसीलिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जो हमारे पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो, अब आती है मेन सारी टॉपिक्स। अब जो तुम्हारे हार्ट होता है ना, ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। जो भी हार्ट हमारा हो गया यहाँ पे बेसिकली 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें होते हैं आपके 2 आर्ट्रियम्स और फिर 2 वेंट्रिकल्स। जहाँ पे होता है आपका राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे 2 बार ये लिख दिया, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसे डायग्राम्स के हेल्प से और समझते हैं, चेम्बर्स आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस डायग्राम को चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत मेहनत से हमने बनाया, क्योंकि आपके बुक में जो डायग्राम दिया वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा। तो सिंपली मैं डायरेक्ट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ जो जो
आप यहाँ पे पर्पल में देख सकते हो, ये आपके हार्ट के चेम्बर्स मार्क्ड हैं, ठीक है। अब हमारे हार्ट के जो 4 चेम्बर्स थे वो हमने कौन से हो गए, ठीक है, 2 आर्ट्रियम्स हो गए, राइट आर्ट्रियम और फिर लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर हो गया राइट वेंट्रिकल और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे के जो पार्ट होते हैं वो आपके वेंट्रिकल्स रहते हैं, ऊपर वाले पार्ट आपके आर्ट्रियम्स रहते हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि कौन से यहाँ पे जो आपके हार्ट के चेम्बर्स हो गए उनमें कौन से ब्लड वेसल्स आते हैं, किस टाइप का वो ब्लड लाते हैं और कहाँ वो ले जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले अपने बुक का जो डायग्राम है उसे साइड हम कर देते हैं। हम बहुत ही बेसिक से यहाँ पे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे कि कैसे कौन से वेसल्स यहाँ पे आते हैं और कौन से वेसल्स जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको साथ में मेरे पेन अपना उठाना है, ठीक है, पेन पेंसिल कुछ भी उठाओ। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। एक हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया, थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 4 चेम्बर्स बनाएंगे, बहुत बढ़िया। फिर अब देखो 4 चेम्बर्स हमने बना लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चारों चेम्बर्स को नेम करते हैं। तो सबसे पहले अपना यहाँ पे राइट आर्ट्रियम, ठीक है, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन हमने बना लिया अपने हार्ट का कि 4 चेम्बर्स यहाँ पे, ठीक है, 2 आर्ट्रियम्स और 2 वेंट्रिकल्स। अब ये समझते हैं कि कौन से ब्लड वेसल्स यहाँ पे किस चेम्बर में आते हैं और किधर जाते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो आर्ट्रियम्स होते हैं, ठीक है, आर्ट्रियम्स क्या करते हैं, ब्लड रिसीव करते हैं, ठीक है। फिर वेंट्रिकल्स हो गए, वो ब्लड भेजते हैं, ठीक है। आर्ट्रियम्स ब्लड रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल्स ब्लड भेजते हैं, ठीक है। अब ये चीज हमने समझ लिया। अब देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले बात करते हैं राइट आर्ट्रियम का। तो यहाँ पे हम एक ब्लड वेसल बना लेते हैं, ठीक है। एक हमने यहाँ पे ब्लड वेसल बना लिया, ठीक है। और फिर सब में अब क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स बना लेते हैं यहाँ पे। तो राइट आर्ट्रियम में एक हमने ऊपर की तरफ वेसल बना लिया, अब एक नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखो आपके राइट आर्ट्रियम में यहाँ पे 2 तरीके के ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं। सबसे पहला हो गया आपका यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा। अब देखो जैसा इसका नेम सजेस्ट करता है, सुपीरियर वर्ड मतलब क्या हुआ, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके हार्ट के ऊपर का पोर्शन हो गया, ठीक है, हार्ट के ऊपर कौन सा, ये वाला पोर्शन हो गया, मेरे हेड का पोर्शन हो गया। तो यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ध्यान से सुनना, सुपीरियर वर्ड से याद रखना कि जो भी हार्ट के ऊपर का हो गया, ठीक है, जैसे हेड हो गया, फिर इधर का ये सब पार्ट हो गया, यहां से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, वो कौन लाता है, सुपीरियर वेना कावा राइट आर्ट्रियम तक, ठीक है। तो जो ब्लड फ्लो का डायरेक्शन होगा वो आपके हेड से लेके इस तरफ होगा, ठीक है, राइट आर्ट्रियम की तरफ। और इसका हम रोल लिखे, कहां से लाता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से लाता है ये, फ्रॉम अपर बॉडी, जैसे हेड वगैरह से, आपके सर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो लाता है सुपीरियर वेना कावा आपके राइट आर्ट्रियम तक। अब एक और जो ब्लड वेसल हुआ वो कौन सा हुआ, वो है यहाँ पे हमारा, जैसा सुपीरियर वेना कावा था उसी का अपोजिट इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा। अब इंफीरियर वर्ड से याद रखना, जैसे ये सुपीरियर वेना कावा आपके अपर बॉडी से ब्लड ला रहा था, इंफीरियर वेना कावा आपके लोअर बॉडी से, आपके पैरों से, आपके स्टमक के एरिया से, उस एरिया से जो ब्लड लाएगा वो कौन लाएगा, वो लाएगा इंफीरियर वेना कावा आपके राइट आर्ट्रियम तक। तो इसका ब्लड फ्लो भी वही होगा, ठीक है, नीचे से ऊपर तक, ठीक है, आर्ट्रियम में ये जाएगा ब्लड, और इसका हम डिस्क्रिप्शन लिख दे रहे हैं कहां से, फ्रॉम लोअर बॉडी, ठीक है।
अब ये बात हो गया राइट ऑट्रियम का, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा बहुत सिंपल से, ठीक है। दो ब्लड वेसल्स है, सुपीरियर वेना कावा और फिर इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा आपके अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, इंफीरियर वेना कावा आपके लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, ठीक है। अब हम ब्लड वेसल बनाते हैं लेफ्ट ऑट्रियम का। लेफ्ट ऑट्रियम में भी हम यहाँ पे एक ब्लड वेसल बनाएंगे, ठीक है। और एक चीज याद रखना, मैंने क्या बताया था, ऑट्रियम्स क्या करते हैं, ब्लड रिसीव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये ब्लड वेसल कौन सा हो गया, ये ब्लड वेसल यहाँ पे रहता है पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये होता है पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड लाता है, ये लाता है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये लाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से लाता है, आपके लंग्स से जो ब्लड्स ऑक्सीजनेट होते हैं वो लाता है पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी आपसे पूछेगा कि पल्मोनरी वेन का काम क्या रहता है, वो लाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर लंग्स टू द लेफ्ट ऑट्रियम, ठीक है। इसका ब्लड फ्लो भी वही रहेगा अंदर की ओर, क्योंकि कहाँ ये आ रहा है, आपके हार्ट में ये ब्लड आ रहा है, और ऑट्रियम्स का काम है ब्लड रिसीव करना, ठीक है। ऑट्रियम्स का हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम देखेंगे वेंट्रिकल्स का, ठीक है। यहाँ पे एक मैं ब्लड वेसल बना देता हूँ, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में हमने एक ब्लड वेसल बना दिया, और ये कौन सा ब्लड वेसल है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ब्लड वेसल है, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे करता क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, अब हमने ये तो समझ लिया कि वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, ब्लड भेजते हैं, तो इसका ब्लड फ्लो तो ऑब्वियसली इधर रहेगा। अब ये क्या कर रहा है, ये पहुंचा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक, ठीक है। ये हमने पढ़ा था लेफ्ट ऑट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से ले रहा है, और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल का काम है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना। एक सेकेंड, इसे हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां तक ले जाता है, ये फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टू दी लंग्स, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, आखिरी। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, ब्लड फ्लो तो हमने समझ लिया, वेंट्रिकल्स का काम है ब्लड भेजना, तो ये ले जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड ले जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और किस वेसल के थ्रू ले जाता है, इस ब्लड वेसल का नाम होता है आओर्टा, ठीक है। तो आओर्टा के मदद से जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया वो ब्लड पहुंचाता है पूरे बॉडी में। कौन सा ब्लड पहुंचाता है यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी, ठीक है। तो ये हो गए मेजरली जितने आपके ब्लड वेसल्स आपके हार्ट से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, बट आई होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझ आएगा कि कौन से ब्लड वेसल्स यहाँ पे आ रहे हैं और कौन से ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने कॉपी में भी ज़रूर बना लेना, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम देखते हैं, हमने क्या बात किया, क्विकली रिवाइज करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये आपका कौन सा है, राइट ऑट्रियम, ठीक है। राइट ऑट्रियम कौन से दो ब्लड वेसल्स, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा कहाँ से कहाँ ब्लड ला रहा है, आपके अपर बॉडी से वो ला रहा है ब्लड आपके राइट ऑट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इंफीरियर वेना कावा आपके लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है आपके राइट आर्ट्रियम तक, ठीक है। डन इतना। फिर लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स आपके लंग्स से ला रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी पल्मोनरी वेन्स आपके ला रहा है लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ ला रहा है, आपके लेफ्ट आर्ट्रियम तक, ठीक है। देन आपका जो राइट वेंट्रिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल में कौन से यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, और वो ब्लड कहाँ से कहाँ तक ला रहा है, वो ला रहा है आपके जो आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल से आपके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया वो ले जा रहा है आपके लंग्स तक यूजिंग पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो आउटा है, ठीक है, आउटा क्या कर रहा है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रहा है। तो ये सारे ब्लड वेसल्स का हमने कहानी समझ लिया, बहुत इजीली इस प्रेजेंटेशन के हेल्प से समझ लिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे तुम VVIP जो भी है मार्क कर लो, ठीक है। इस पे सवाल बनते ही बनते हैं, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। इसके बाद इस चीज़ का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बनाया है। अब यहाँ पे आपके चारों जो चेंबर्स होंगे उनके बारे में हमने एक क्विक रिकैप हमने कर ले रहे हैं, ठीक है। राइट आर्ट्रियम में हमने डिस्कस किया सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। फिर राइट वेंट्रिकल में हमने डिस्कस किया पल्मोनरी आर्टरी क्या लाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुंचाता है, ठीक है। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम क्या रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है थ्रू दी पल्मोनरी वेन, ठीक है, थ्रू दी पल्मोनरी वेन। देन लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है पूरे बॉडी को थ्रू दी आउटा, ठीक है। ये चीज समझ आ गया होगा, बहुत ही अभी ब्रेन में वो हो गया होगा कि भैया यार कौन सा वेसल कहाँ जा रहा है, बट इस चीज को इस तरीके से याद करो, ठीक है, प्रॉपर इस तरीके का चार्ट बना के याद करो, इजिली तुम्हें ये चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। अब एक और आर्टरीज यहाँ पे रहते हैं आपके हार्ट में, अगर आपने इस डायग्राम पे नोटिस किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपको ये सारे आर्टरीज दिख रहे होंगे रेड कलर के हार्ट मसल्स के ऊपर, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इन्हें हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। ये कोरोनरी आर्टरीज आपके हार्ट के मसल्स के ऊपर फैले हुए होते हैं, और इन कोरोनरी आर्टरीज का बेसिकली काम होता है आपके हार्ट मसल्स को ब्लड प्रोवाइड करना, ठीक है। अब देखो इसके डेफिनेशन हम समझते हैं। दीज आर्टरीज अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ आउटा, अगर लोकेशन पूछा जाए तो दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ आउटा एंड देयर मेन फंक्शन इज टू सप्लाई ब्लड टू दी हार्ट मसल्स। आपके हार्ट मसल्स को भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है आपके कोरोनरी आर्टरीज। अब देखो ये कोरोनरी आर्टरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर इन कोरोनरी आर्टरीज में अगर कहीं भी ब्लॉकेज आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं भी ब्लॉकेज आता है, तो उस पार्ट का जो हार्ट होता है ना, वो फंक्शन करना बंद कर देता है। इवेंचुअली वो चीज़ क्या आपको पता है कि वो लीड करेगी, वो लीड करती है, अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ तो हार्ट अटैक, या फिर अगर बायोलॉजिकल टर्म में हम बात करें तो उसे बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार, क्या है भाई, ओके, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फरफेक्शन, जो भी ये प्रोनाउंस मैंने पता नहीं सही किया है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली जो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है वो लीड करती है उस पर्टिकुलर मसल्स को, हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, और वो आपको एक हार्ट अटैक के रूप में, और वो फेटल होता है और उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ हमने समझ लिया बहुत ही ईजी तरीके से। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके हार्ट में जो होते हैं ना अंदर में चेम्बर्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब वॉल्व्स क्या होते हैं भैया, देखो वॉल्व्स बेसिकली क्या होते हैं, वॉल्व्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ सिंगल डायरेक्शन एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। हर जगह सोचो, एक चेंबर से दूसरे चेंबर में ब्लड यहाँ पे जा रहा है, एक वेसल दूसरे वेसल में ब्लड ला रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है वो ब्लड वापसी चला जाए, ठीक है। बट इसी चीज को रोकने के लिए, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए हमारे चेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं वॉल्व्स, और वॉल्व्स क्या करते हैं, बेसिकली मेंटेन करते हैं कि एक सिंगल डायरेक्शन में आपका जो ब्लड होता है वो फ्लो करे, ठीक है। और इसी चीज के यहाँ पे चार तरीके के हमारे पास जो हार्ट में होते हैं वो चार वॉल्व्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, देन बाइकस्पिड वॉल्व, देन आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व्स, और फिर पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व्स। अब इन चारों वॉल्व्स का लोकेशन और फंक्शन समझते हैं। अब देखो आपका जो ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया ना, ये जो हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व लोकेटेड होता है आपके राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। हम अगर यहाँ से समझे तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, इसके बीच में आपका होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट बैकफ्लो इनटू राइट आर्ट्रियम। अब जो राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा वो वापसी राइट ऑट्रियम में ना चल जाए, तो उस बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व, कि वहां पे वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। देन आता है बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व। ये वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है।
तो ये आ गया आपका लेफ्ट ऑट्रियम और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ पे आपका मौजूद होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। अब बाइकस्पिड वॉल्व क्या करता है, जो भी आपका ब्लड आता है लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो वापसी लेफ्ट ऑट्रियम में ना चला जाए, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व। पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व कहाँ पे रहता है, एट द ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के आपके यहाँ पे ओपनिंग पे, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी हमने कहाँ देखा था, ये रहा पल्मोनरी आर्टरी, तो इसके ओपनिंग पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है। अब ये क्या करता है, प्रिवेंट्स बैकफ्लो इनटू राइट वेंट्रिकल। अब जो भी ब्लड फ्लो आपके राइट वेंट्रिकल से लंग्स की ओर जाता है, ठीक है, लंग्स की ओर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से, वो वापस ही बैक फ्लो होके आपके राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए, तो वहां पे कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हो गया, आओर्टिक सेमीलूनर वॉल्व। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एट द ओपनिंग ऑफ द आउटा। ठीक है, आउटा की ओपनिंग पे ये प्रेजेंट होता है, और ये क्या प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे आउटा कहाँ पे मौजूद था, आउटा यहाँ पे मौजूद था, तो यहाँ पे आपका रहता है आउटिक सेमीलूनर वॉल्व। ठीक है। सो दैट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में भेज रहे हैं, वो वापसी बैकफ्लो होकर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ जाए, तो उससे यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए होता है आपका आउटिक सेमीलूनर वॉल्व। इस चीज़ का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही ईजिली आप समझ जाओगे। ठीक है। तो ये हो गए मेन जो आपके वॉल्व्स हो गए और उनका फंक्शन लोकेशन। बहुत ये भी कॉम्प्लेक्स लोग कर देते हैं, बट बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ो तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट अब देखो, हम देखते हैं कि दो मेन फेजेस क्या होते हैं आपके हार्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपके बुक का हेल्प लूंगा। हाँ, ठीक है। तो आपके जो हार्ट के होते हैं ना, वो दो मेन फेजेस होते हैं। सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है आर्ट्रियल सिस्टोल। देन सेकंड फेज जो होता है वो होता है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखो, ये दो फेजेस में होता क्या है, जैसे ही ब्लड फ्लो होता है, देखो सबसे पहले ब्लड आया आपके हार्ट में, सबसे पहले ब्लड कहाँ पे, आपके ऑर्ट्रियम्स में ब्लड प्रेजेंट है। तो उस स्टेज में यहाँ पे क्या हो रहा है, उस स्टेज में देखो क्या हो रहा है कि जो आपकी यहाँ पे, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ, तो आपकी जो वेंट्रिकल्स है उस टाइम पे वो रिलैक्स्ड है। ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लो अभी कहाँ पे हो रहा है, ब्लड फ्लो हमारा हो रहा है आर्ट्रियम में। आर्ट्रियम में ब्लड हमारा आया हुआ है, तो यहाँ पे आर्ट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, आर्ट्रियम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो ब्लड भेज रहा है अपने वेंट्रिकल्स में। यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपके आर्ट्रियम्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे ब्लड फ्लो कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपके वेंट्रिकल्स में। ठीक है, और वेंट्रिकल्स यहाँ पे डायलेट कर रहे हैं। इस टाइम पे कौन से हमने दो वॉल्व्स यहाँ पे देखे थे, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। इस टाइम पे ये दोनों वॉल्व्स ओपन है। क्यों, क्योंकि हम एक सिंगल डायरेक्शन में ब्लड भेज रहे हैं ऑट्रियम से वेंट्रिकल्स में, तो इस टाइम पे ये दोनों वॉल्व्स ओपन है और यहाँ पे ब्लड फिल हो रहा है फिर आपके वेंट्रिकल्स में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कौन से वॉल्व्स किस फेज में बंद है और क्लोज है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो फेज हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हुआ, वेंट्रिकल सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस टाइम पे वेंट्रिकल सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब ध्यान से देखना, जो आपके बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व थे वो क्लोज हो गए। क्लोज क्यों हो गए, क्योंकि हमें ब्लड कहाँ भेजना है, हमें पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक भेजना है और अओर्टा से बॉडी में भेजना है ब्लड। तो वो ब्लड इन दोनों में आने की जगह वापसी आपके आर्ट्रियम्स में ना आ जाए, तो उसी चीज को रोकने के लिए ये जो बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो यहाँ पे क्लोज हो गए हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ रहा हो, नहीं आ रहा वापसी बैक करो फिर सुनो ये। ठीक है, तो ये ब्लड फ्लो वापस आपके आउटा और पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बजाय वापसी आपके आर्ट्रियम्स में ना चले जाएं, इसलिए ये दोनों वॉल्व्स यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, और ये रहते हैं दो मेन फेजेस, जो आपका हार्ट बीट का जो मेन फेजेस रहते हैं वो होते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखो,
एक चीज आपने सुना होगा, लब डब साउंड, ठीक है, कभी भी आप किसी के ऐसे हर्ट पे कान रख के सुनो या फिर अपने पे ऐसे फील करो तो आपको फील होगा लब डब साउंड आता है। अब वो लब डब साउंड देखो आता कहाँ से, बेसिकली अगर बुक की मैं पढ़ूँ तो यहाँ पे रूट्स क्लोज प्रोड्यूसिंग, हाँ देखो सेमिलुनर वॉल्व जब यहाँ पे क्लोज होते हैं ना, ठीक है, सेमिलुनर वॉल्व्स यहाँ पे ये क्लोज थे, ठीक है, अगर आपको ये हाइलाइटर दिख रहा होगा, सेमिलुनर वॉल्व जब यहाँ पे क्लोज थे तो जब वो क्लोज होते हैं तो एक साउंड फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं डप, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होता है, ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होता है तो एक जर्क के साथ, एक साउंड के साथ क्लोज होता है जिसे हम बोलते हैं आपको साउंड आता है लब, ठीक है। तो ये दोनों मिला के आपको लब डब साउंड एक आता है, ठीक है। अगर आपसे कभी भी पूछे कि डब साउंड कब आता है तो डब साउंड आपका तब आता है जो आपका सेमिलुनर वॉल्व होता है, ठीक है, जब सेमिलुनर वॉल्व आपका क्लोज होता है, वो यहाँ पे जो क्लोज होता है तो उस टाइम पे जो साउंड आता है वो लब साउंड, डब साउंड आता है। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज होते हैं तो वहाँ पे लब साउंड आता है, ठीक है। तो इसी को ऐसे रिदम में लब डब साउंड आता है, जिस तरीके से आप किसी का हार्ट बीट सुनो तो लब डब साउंड आपको सुनाई देता है, ठीक है। अब देखो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हार्ट में वो कंप्लीटली स्टेप वाइज हम समझते हैं कि कैसे जो भी ब्लड आता है किस तरीके से वो सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहले आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हमने बात की, जो आर्ट्रियल्स थे वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए, वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड एंड एम्प्टी, ब्लड फ्लोज फ्रॉम आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल्स, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स तक ब्लड आए। अब क्या हुआ वेंट्रिकल्स, अब इस दौरान क्या हुआ था, इसके बाद जो दोनों वॉल्व्स थे वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। वेंट्रिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट, आर्ट्रिया रिलैक्स। अब देखो क्या होता है, जब वेंट्रिकल्स में ब्लड भर गए तो ब्लड वापसी रिटर्न करने की कोशिश करता है आर्ट्रियम में, बट जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो वहां पे प्रिवेंट करते हैं कि भाई रुक जा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो हमने फेज देखा, ठीक है, इसको एक बार फिर थोड़ा हम ध्यान से समझते हैं स्टेप वाइज, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले क्या हुआ, आर्ट्रियल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए इधर से, ठीक है। तो फिर ब्लड फ्लो किधर की तरफ गया, यहाँ पे आपके वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड फ्लो गया, ठीक है, ब्लड फ्लो गया। अब फिर आपके वेंट्रिकुलर्स में ब्लड भर गया, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर्स में ब्लड भर गया तो ब्लड वापसी अब जाने का ट्राई किया कि मैं वापसी आर्ट्रिया में जाऊंगा, बट उस वक्त क्या हो जाता है, ये जो आपके वॉल्व्स रहते हैं वो वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व्स और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं आर्ट्रिया में बैकफ्लो ऑफ ब्लड को, ठीक है। अब फिर एक और कॉर्डेट टेंडे होल्ड्स वॉल्व्स फ्लैप्स इन पोजीशन। अब एक और स्ट्रक्चर यहां पे रहता है, यहां पे ऐसे बना हुआ नहीं है, मैं बना देता हूं, ठीक है। अगर आप अपने बुक को रेफर करो तो ये जो आपके वॉल्व्स होगा ना, इस तरीके के ऐसे एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कॉर्डेट टेंडन है, टेंडन है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर क्या करता है, इस स्ट्रक्चर का जो मेन फंक्शन होता है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसका जो फंक्शन होता है टू होल्ड फ्लैप्स इन पोजीशन, ठीक है। जो भी आपके वॉल्व्स का फ्लैप्स हो गए उसको पोजीशन में रखने का काम होता है आपके कॉर्डेट टेंडिने का, एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्डेट टेंडिने, अगर आपने बुक पे देखा होगा तो आपके कॉर्डेट टेंडिने का वो फंक्शन रहता है कि वो जो भी वॉल्व्स को वो पोजीशन में होल्ड करके रखे। और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कॉर्डेट टेंडिने यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये जो जुड़ा हुआ रहता है इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे पैपिलरी मसल्स, ठीक है। कॉर्डेट टेंडिने आपका जुड़ा हुआ रहता है पैपिलरी मसल से, और कॉर्डेट टेंडिने का यहाँ पे काम क्या रहता है, उनका बेसिकली काम रहता है कि जो भी आपके वॉल्व्स हैं उनके फ्लैप्स को यहाँ पे पोजीशन में होल्ड करके रखना, ठीक है। तो दो स्टेप्स हमने देख लिए, फिर देखते हैं फिर अब क्या हुआ, ब्लड अब वेंट्रिकल्स लीव करता है, ब्लड लीव्स वेंट्रिकल फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू आओर्टा, ठीक है। अब दोनों के जो वॉल्व्स थे, वॉल्व्स एट द बेस ऑफ दीज आर्टरीज ओपन टू अलाउ ब्लड टू पास, जो दोनों सेमिल्यूनर वॉल्व्स, ठीक है, यहाँ पे हमने जो वॉल्व्स पढ़े थे पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व और आउटिक सेमिल्यूनर वॉल्व, अभी तक जो क्लोज थे अब वो ओपन हो जाते हैं
क्योंकि उनमें ब्लड पास करना होता है, ठीक है। तो ब्लड पास करने के लिए वो ओपन हो जाते हैं। फिर अब क्या होता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है। अब व्हेन वेंट्रिकल्स रिलैक्स ब्लड इन आर्टरीज ट्राइज टू फ्लो बैक। अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो इन ये पल्मोनरी आर्टरी और आउटर से ब्लड वापसी जाने का कोशिश करता है, बट उस टाइम पे क्या होता है, वो दोनों सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं, प्रिवेंटिंग दी रिटर्न ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस होता है आपके ब्लड सर्कुलेशन का आपके हार्ट में, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया कमेंट में अभी लिखो कि भैया कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। चलो, तो ये हमने समझ लिया। अब देखो हार्ट बीट क्या होता है। हार्ट बीट बेसिकली दो स्टेप्स में होता है। जो हमने पढ़ा सिस्टोल, सिस्टोल के वो कॉन्ट्रैक्शन फेज जो होता है ना, उसे हम सिस्टोल बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेम्बर्स, पंपिंग फेज। फिर होता है डायस्टोल, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट बीट चेम्बर्स, फिलिंग फेज। अब ब्लड पंप करता है, फिर ब्लड भरता है, फिर ब्लड पंप करता है, फिर ब्लड भरता है। तो इसी प्रोसेस को ये लगातार होता है। तो इसी दो प्रोसेस एक साथ होते हैं, तो उससे ही हम एक हार्ट बीट काउंट करते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो एक टॉपिक है वो है पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर बेसिकली क्या होता है, एक इम्पल्स या एक कमांड होता है जो आपके हार्ट बीट से अराइज होता है। ये बेसिकली लोकेटेड होता है जो आपके राइट ऑरिकल का जो वॉल रहता है ना, राइट ऑरिकल के वॉल पे वो लोकेटेड रहता है पेसमेकर, और वो एक इम्पल्स जनरेट करता है हार्ट बीट के लिए, ठीक है। जो जिसे हम ये साइनोएट्रियल नोड भी बोलते हैं, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो समवॉट यहाँ पे वो लोकेटेड रहता है। और इसका जो मेन फंक्शन रहता है वो वही रहता है, टू इम्पल्स और कमांड विच स्टार्ट्स दी हार्ट बीट, ठीक है। ये ऐसे इस पे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता, बट स्टिल आपकी बुक में मेंशन्ड है, तो इसे हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो पेसमेकर का ये काम होता है। बहुत लोगों का अगर ओल्ड एज में हम देखें या फिर यंग एज में भी हो जाता है कि पेसमेकर फंक्शन करना बंद कर देता है, तो वहां पे एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है जो इम्पल्स भेजते रहता है आपके हार्ट को, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमने हार्ट का पूरा कंप्लीट कर लिया कि हार्ट क्या होता है, उसके कैसे कौन कौन से फेजेस होते हैं, चेम्बर्स कौन कौन से होते हैं, वेसल्स कौन कौन से होते हैं। आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, कौन से ब्लड वेसल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो देखो कौन कौन से ब्लड वेसल्स हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, तीन तरीके के ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब इन तीनों को भी थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। अब देखो सबसे पहले आर्टरीज क्या होते हैं। आर्टरीज का काम होता है दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट टुवर्ड्स एनी ऑर्गन, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में हमने देखा उनका काम बेसिकली क्या रहता है, हार्ट से किसी भी ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाना, ठीक है। ये काम किसका होता है, ये काम होता है आर्टरीज का। आर्टरीज का, और इनके जो ल्यूमेंस रहते हैं ना वो नैरो रहते हैं। अब देखो ल्यूमेंस क्या रहता है। अब ये फॉर एग्जांपल एक आर्टरी है, ठीक है। इसके जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं, थिक मस्कुलर वॉल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो हुआ ना, ये अंदर का पोर्शन हुआ, ये इसके वॉल हो गए, आर्टरी का ये वॉल हो गया। और ये जो अंदर का जो पैसेज होता है ना, इसे हम ल्यूमन बोलते हैं। आर्टरी अगर तुम ऐसे देखोगे तो इसका जो ये वाला पार्ट हो गया इसे हम बोलते हैं ल्यूमन, और ये वाला आउटर पार्ट इसका वॉल होता है। तो आर्टरीज में ये जो वॉल रहते हैं वो थिक रहते हैं, ठीक है। और ल्यूमन जो रहता है वो बहुत नैरो रहता है, ठीक है। ब्लड फ्लोज इन स्पर्ट्स विच कॉरेस्पॉन्ड टू दी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। जो हार्ट से ये दूसरे ऑर्गन्स तक ब्लड ले जाते हैं, तो ये एकदम स्पर्ट्स में वो ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि जो आपके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अकॉर्डिंगली ब्लड में स्पर्ट्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेन्स। वेन्स क्या करते हैं, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम एन ऑर्गन टुवर्ड्स दी हार्ट। अब किसी भी ऑर्गन से हार्ट की तरफ जो ब्लड ले जाता है वो काम किसका रहता है, वेन का काम रहता है, ठीक है। इसका जो इसके जो वॉल्स रहते हैं वो थिन रहते हैं, और एक वाइडर ल्यूमन रहता है, ठीक है। इसे फिर हम डिजाइन करते हैं। ठीक है। तो इसके जो वॉल्स होते हैं, वेन्स के जो वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं,
और अंदर का जो ल्यूमेन रहता है वो वाइड रहता है। अब इसमें जो ब्लड रहता है वो स्पर्ट्स में फॉर्म नहीं होता है, जो ब्लड रहता है वो फ्लो करता है, एकदम यूनिफॉर्मली फ्लो करता है, क्योंकि वो ऑर्गन्स के थ्रू आ रहा होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है उससे ये ब्लड आता है और फिर वो हार्ट तक पहुंचाता है। अब नेक्स्ट, इट कंटेन्स वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। अब वेन्स में क्या होता है ना, वेन्स को जैसे अलग अलग हमें बॉडी पार्ट से, अब एकदम पैर की तरफ से जो आपके फॉर एग्जांपल आपके लोअर बॉडी से अगर जो ब्लड ऊपर तक ला रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऑब्वियसली लगेंगे, तो ब्लड की बैकफ्लो ना हो तो वेन्स का काम, इसलिए वेन्स में इसलिए वॉल्व्स मौजूद होते हैं। कोई भी आपसे पूछे या क्वेश्चन पूछा जाए कि वेन्स में वॉल्व्स क्यों प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि क्या होता है उन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ब्लड को ले जाना होता है, तो बैकफ्लो ऑफ ब्लड ना हो तो इसीलिए वेन्स में यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होता है। आर्टरीज में ये नहीं होता, आर्टरीज में क्या होता है हार्ट से वो हर जगह ब्लड को फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो ऑलरेडी हाई प्रेशर में, ऊपर से उसे कभी ऊपर नहीं ले जाना है, ठीक है। तो वही इसलिए वेन्स में आपको अगर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए, ठीक है, ये रीजनिंग भी आपसे पूछते हैं कि मस्कुलर वॉल्स आर्टरीज के क्यों होते हैं, क्योंकि पहली बात ब्लड जो रहता है वो हाई प्रेशर में रहता है, ठीक है, और ल्यूमेंस नैरो रहते हैं, ठीक है। वेन्स में मस्कुलर वेन्स में वॉल्स थिन होते हैं क्योंकि प्रेशर हाई नहीं रहता है, यूनिफॉर्मली ब्लड फ्लो करता है, और इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ले जाना होता है, तो बैकफ्लो ऑफ ब्लड वो प्रिवेंट करे, तो इसलिए जो आपके वेन्स के अंदर वहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ये कंपैरिजन है आर्टरी और वेन में। जैसा हमने बताया आर्टरी का जो ल्यूमन रहता है वो नैरो रहता है, ठीक है, ये नैरो रहता है, वेन में वाइड रहता है। जो आपके वॉल्स होगा आर्टरीज में वो थिक और मस्कुलर रहते हैं, वही वेन्स में आपके यहाँ पे थिन रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हर चीज़। नेक्स्ट जो ब्लड वेसल हो गया वो हो गए कैपिलरीज। अब देखो कैपिलरीज क्या होते हैं। कैपिलरीज आर बेसिकली वेरी नैरो ट्यूब विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स एंड हैज़ नो मसल्स। कैपिलरीज के पास कोई भी मसल्स नहीं होते, एक सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल से ये बना हुआ रहता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन हम बात करें, पहले ये डायग्राम हम समझते हैं, ठीक है। आर्टरीज का जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म हो सकता है ना वो होता है आर्ट्रियोल, ठीक है, ब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग करके वो जो फॉर्म होता है वो होता है आर्ट्रियोल। अब यहाँ पे ये जो ब्रांच आपको दिख रहा है ये होते हैं बेसिकली आपके कैपिलरीज, ठीक है, वो होते हैं आपके कैपिलरीज। अब कैपिलरीज का देखो मेन काम क्या रहता है, इट अलाउज आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द इंटरसेल्युलर फ्लूइड एंड फ्रॉम देयर इनटू टिश्यू सेल्स। जो भी गैसेस का ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजन का ये का, तो उस वो जो मेन काम रहता है वो काम रहता है कैपिलरीज का। दे अलाउ इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड यूरिया, ठीक है। दे हैव द पावर ऑफ डायलेटिंग, वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन विच रिस्पेक्टिवली इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द ब्लड सप्लाई। अब देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, गिव रीजनिंग में आपसे पूछ सकता है कि कैपिलरीज देखो वैसोडाइलेशन और वैसोकंस्ट्रिक्शन अलाउ करते हैं। अब ये चीज़ तुमने खुद नोटिस किया होगा, कभी एक तुम सनी डे में बाहर जाओ, लाइक बहुत ज़्यादा धूप हो रही हो, तो तुम्हारा चेहरा रेड हो जाता है। चेहरा क्यों रेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो कैपिलरीज होते हैं वो ब्लड फ्लो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, वैसोडाइलेशन कर देते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से हमारा चेहरा लाल पड़ जाता है। वही वैसोकंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, कभी ठंडे जगह पे कोई हिल स्टेशन वगैरह पे गए हो तो स्किन देखते हो कि एकदम पेल ब्लू हो जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है। यहाँ के जो भी कैपिलरीज हैं वहाँ के कैपिलरीज में ब्लड फ्लो वो डिक्रीज कर देता है, जिस वजह से हमारा चेहरा जो है ब्लूइश टाइप दिखने लगता है, ठीक है। तो कैपिलरीज का मेन यही फंक्शंस है, और आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब तीनों का हम डिफरेंस देखते हैं, ये चीज़ आपसे पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो तीनों ब्लड वेसल्स की हम अगर बात करें तो सबसे पहले आर्टरी के वॉल्स हमने डिस्कस किए थे, थिक होते हैं, इनका ल्यूमेन नैरो होता है। वेन में वॉल्स थिन होते हैं, वाइडर ल्यूमेन रहता है। कैपिलरी में एक सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल रहता है। वॉल्व्स सिर्फ वेन में प्रेजेंट रहते हैं, बाकी किसी में प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है। डायरेक्शन क्या रहता है आर्टरी का, हार्ट से ऑर्गन्स तक, हार्ट से लेके वो ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाते हैं। वेन का क्या रहता है, ऑर्गन्स टू हार्ट। कैपिलरीज का क्या रहता है, बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, जो भी गैस एक्सचेंज होता है वो होता है कैपिलरीज के हेल्प से।
अब देखो ब्लड टाइप, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ब्लड टाइप बेसिकली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पहुंचाते हैं, बट एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जो कि है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। और आपको पता होगा पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से कहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, अभी हमने पढ़ा था राइट वेंट्रिकल से आपके लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, बट वहां भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। कैपिलरीज में दोनों टाइप के यहाँ पे होते हैं, क्योंकि ये एक एक्सचेंज साइट होता है आपके गैसेस का। देन फंक्शन, कैरी ब्लड अंडर प्रेशर। आर्टरीज में जो होते हैं वो ब्लड बहुत ही प्रेशर में रहते हैं, जिस वजह से इनके वॉल्स थिक होते हैं और ल्यूमेंस नैरो होते हैं, ठीक है, क्योंकि कहाँ से कहाँ ये ब्लड ले जाता है, हार्ट से ऑर्गन्स तक। वही वेन्स में जो ब्लड रहते हैं वो कम प्रेशर में रहते हैं, लो प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि इनका काम है ऑर्गन से सारे आपके जो सारे ऑर्गन्स हो गए वहां से लेके ब्लड उनको हार्ट के पास पहुंचाना है। कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, दे अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड सर्कुलेशन किन टाइप्स के होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, अरे यार दोनों हमने सेम ही लिख दिया, ठीक है। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आ रहा होगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन अब देखो होता क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ होता है, आपके हार्ट और लंग्स के बीच फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। जो भी हमने प्रोसेस पढ़ा कि कैसे आपके राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है लंग्स पे, तो वो पूरा जो प्रोसेस रहता है ब्लड के ऑक्सीजनेशन का, उसे हम क्या बोलते हैं, सब पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। फिर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होगा, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है हार्ट और रेस्ट ऑफ द बॉडी में। अब जो भी ब्लड वहाँ पे ऑक्सीजनेट हुआ था, हमें हार्ट से वो पूरे बॉडी तक पहुँचाना है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। और यही दो टाइप के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थ्रू आउट द बॉडी हमारे चलते रहते हैं, और इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, टॉपिक, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब देखो स्टमक में तुम जो भी स्टमक में हमने कोई भी फूड कंज्यूम किया, जो भी न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होते हैं वो क्या डायरेक्ट आपके हार्ट में चले जाते हैं, नहीं, डायरेक्ट वो नहीं जाते हैं, उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जो कि है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो वो क्या है, द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ वेन्स that carries nutrient rich but deoxygenated blood from the digestive organs to the liver for processing before it enters the general circulation। तो जो आपका न्यूट्रिएंट रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो डायरेक्ट आपकी जनरल सर्कुलेशन में वो ब्लड नहीं पहुंचता है, वो ब्लड पहुंचने से पहले आपको जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है उनके जो वेन्स है वो कैरी करते हैं वो ब्लड, ठीक है। अब ये याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे आपके क्वेश्चंस जरूर बनते हैं और क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में ना यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हो गए, सबसे पहले हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन का काम क्या रहता है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज एंड स्प्लीन टू द लिवर। जो भी आपका जो ब्लड रहता है न्यूट्रिएंट रिच या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो रहता है स्टमक, इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज से वो लिवर तक ले जाने का काम कौन करता है, हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट ब्लड वेसल होता है वो होता है हेपेटिक आर्टरी। इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना आपके आउटा से लिवर तक, ठीक है। जो आपके आउटा से लिवर तक ये पहुंचाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन हेपेटिक वेन का काम क्या रहता है, इट कैरीज प्रोसेस्ड ब्लड फ्रॉम लिवर टू द इंफीरियर वेना कावा देन टू द हार्ट, ठीक है। तो अब हार्ट में जो जनरल सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है वो पहुंचाने का काम होता है हेपेटिक वेन का। वो क्या करता है, ये प्रोसेस ब्लड रहता है जो लिवर ने जो ब्लड प्रोसेस कर दिया था वो अब इंफीरियर वेना कावा तक पहुंचाता है और फिर वो हमारे हार्ट में आता है, ठीक है। और इंफीरियर वेना कावा आपको याद होगा मैंने बताया था कि कहाँ पे आता है, वो आता है आपके राइट ऑट्रियम में। लोअर बॉडी से जो भी ब्लड आता है वो आपका राइट ऑट्रियम में रिसीव होता है थ्रू इंफीरियर वेना कावा, जो कनेक्ट होता है हेपेटिक वेन से। और हेपेटिक वेन कहाँ से ब्लड लाता है, लिवर से जो प्रोसेस हुआ रहता है ब्लड, न्यूट्रिएंट रिच जो भी ब्लड रहता है वो प्रोसेस होके इंफीरियर वेना कावा के थ्रू यहाँ पे हमारे पास हार्ट में आ जाता है, ठीक है।
आई होप ये पूरा सिस्टम तुम्हें समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है पल्स। अब तुमने देखा होगा कि डॉक्टर्स यहाँ पे तुम्हारे ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे 2 उंगलियां रख के चेक करते हैं, तो और वो पल्स चेक करते हैं। अब बेसिकली देखो पल्स होता क्या है। पल्स इज द ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर, ये यहाँ पे आपके आर्टरीज मौजूद होता है। अगर आप जेंटली ऐसे यहाँ पे होल्ड करोगे अभी, तो आपको ऐसे फील होगा कि वहाँ पे कुछ इस तरीके से मतलब एक मूवमेंट हो रही है। तो वो क्या होता है बेसिकली, जो एक्सपेंशन रहता है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर में रहता है, आर्टरीज है तो आर्टरीज में ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर में रहता है, तो उनके वॉल्स पे जो ये प्रेशर ऐसे बनाता है ना, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे फील होती है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं जो आपका हार्ट बीट हुआ, ठीक है, हार्ट बीट आप अपने पल्स से चेक कर सकते हो, वो बताता है कि पर मिनट कितने बार आपका वो चीज़ आपको फील हो रहा है, ठीक है। तो वही हुआ, पल्स इज द ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। ये टॉपिक आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर। अब देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर विच द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज एक्सर्ट ऑन देयर वॉल्स, विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्पाइगैमो मैनोमीटर, जो भी ये मीटर है भाई, ठीक है, बीपी की जो भी मशीन होती है आपने देखा होगा, उसके हेल्प से ब्लड प्रेशर हम यहाँ पे मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है, ये एक जो भी आपके ब्लड फ्लो करता है ना आर्टरीज में, जो उसके वॉल्स पे जो ब्लड प्रेशर वो प्रेशर देता है, ठीक है, हाई प्रेशर में आपको पता होगा आर्टरीज में ब्लड फ्लो करती है, तो वही जो प्रेशर वॉल्स पे एग्जर्ट करता है उसे ही हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आपने अगर कभी आपने डॉक्टर के यहाँ गए होगे तो ब्लड प्रेशर जो मेजर होता है वो कुछ इस तरीके से आपको एक फ्रैक्शनल वैल्यू में दिखता होगा। तो वही फ्रैक्शनल वैल्यू क्या रहता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर रहता है और एक डायस्टोलिक प्रेशर रहता है, ठीक है। ऊपर वाला जो हो गया वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर हो गया, फिर देन आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है, उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब नेक्स्ट टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ। टिश्यू फ्लूइड देखो बेसिकली क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड जैसे जो भी आपके प्लाज्मा लीक होता है ना कैपिलरीज से, ठीक है, प्लाज्मा हमने पढ़ा था ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, जो आपका लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो जो ल्यूकोसाइट्स यानी कि जो हमारे WBCs के साथ स्क्वीज आउट होता है प्लाज्मा, वो वही क्या बोलते हैं बॉडी सेल्स को सराउंड करता है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, रिमूव्स वेस्ट, और वही चीज़ हमारा क्या रहता है, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। फिर लिम्फ क्या रहता है, लिम्फ रहता है पार्ट ऑफ टिश्यू फ्लूइड दैट एंटर्स लिम्फेटिक वेसल्स, कंटेन्स WBC मेनली लिम्फोसाइट्स। जैसा मैंने बताया WBCs के साथ जब स्क्वीज आउट होते हैं तो जो पार्ट बच जाता है, ठीक है, वो वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, वो यहाँ पे रहता है, वो लिम्फ वेसल्स में फ्लो होता है जिसे हम बोलते हैं लिम्फ। इसमें कोई भी RBCs या फिर प्लेटलेट्स मौजूद नहीं होते हैं, और ये जो वापसी ब्लड में थोरैसिक डक्ट के थ्रू रिटर्न होता है। तो इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको वैसे मिलेंगे नहीं, कुछ आपको MCQs वगैरह क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वो जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो लिम्फ के बारे में हमने बात किया। अब क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले लिम्फ वेसल्स, एक ये नेटवर्क रहते हैं जैसे वेन्स के नेटवर्क्स रहते हैं, सिमिलरली उसी टाइप के नेटवर्क रहते हैं जो रहते हैं यहाँ पे आपके लिम्फ वेसल्स। देन लिम्फ नोड्स, जो क्या करते हैं आपके लिम्फ को फिल्टर करते हैं और पैथोजेंस को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स भी एसोसिएटेड रहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, जो कि स्प्लीन और टॉन्सिल्स। अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम का होता है ड्रेन एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। एक्सेस टिश्यू फ्लूइड जो भी वहाँ पे जमा हो जाता है उसे ड्रेन करने का काम रहता है लिम्फेटिक सिस्टम का। देन ट्रांसपोर्ट फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फैट्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का, और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करने का काम रहता है आपके लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है। अब लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन से हुए, स्प्लीन हो गया और टॉन्सिल हो गया। स्प्लीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, ठीक है, एक ये लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। ये कहाँ सिचुएटेड रहता है, ये सिचुएटेड रहता है आपके एब्डोमेन में बिहाइंड द स्टमक। अब स्प्लीन का देखो काम क्या होता है, जो मेन काम होता है ना वो रहता है, इट एक्ट्स एज ए ब्लड रिजर्वॉयर। स्प्लीन में ब्लड सिचुएटेड रहता है, ब्लड स्टोर्ड रहता है, तो कभी भी इमरजेंसी में जब बॉडी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो उस वक्त स्प्लीन आपके ब्लड स्ट्रीम में ब्लड रिलीज करता है, और वो एज अ ब्लड रिजर्वॉयर वहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है। देन इट फिल्टर्स ब्लड
इट डिस्ट्रॉयज ओल्ड आरबीसीज। आरबीसीज के हमने वहाँ पे पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं, वो स्प्लीन में होते हैं। देन दे प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स। अब देखो टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स आपके यहाँ पे थ्रोट में यहाँ कहीं पे वो सिचुएटेड होते हैं और इनका जो काम रहता है ना, ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स एंटरिंग थ्रू माउथ एंड नोज। अब टॉन्सिल्स का जो मेन काम होता है वो काम रहता है कि जो भी आपके जर्म्स माउथ और थ्रोट के थ्रू आता है उसे हम वहाँ पे वो ट्रैप करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स और इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने अच्छे से यहाँ पे कवर कर ली है, अपना पूरा ट्राई किया कि आपको अच्छे से समझ आए। अगर नहीं आया तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर आ गया तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो। और नेक्स्ट हमें कौन सा चैप्टर कवर करना चाहिए ज़रूर कमेंट करके जाना। उससे पहले अभी आओ कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये स्लाइड तो आपको मिल भी जाएंगी, ठीक है। तो अ स्टूडेंट रिसीव्ड अ कट ऑन हिज हैंड एंड ब्लीडिंग स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम, एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट स्टॉप्ड द ब्लीडिंग। ब्लड कोआगुलेशन हमने समझा था, वही प्रोसेस आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। देन अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स अ स्लाइड ऑफ ब्लड स्मीयर एंड स्लाइड ऑफ लिम्फ, व्हाट आर द थ्री की डिफरेंसेस दे वुड बी एक्सपेक्टेड टू नोटिस इन कॉम्पोजिशन एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ, ठीक है। मेजर डिफरेंसेस अभी हमने पढ़ा कि कोई आरबीसीज आपके नहीं रहते हैं लिम्फ में, ना ही कोई प्लेटलेट्स रहते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप क्या हो गया, ब्लड प्लाज्मा लीक्स फ्रॉम कैपिलरीज टू फॉर्म टिश्यू फ्लूइड, दिस टिश्यू फ्लूइड देन एंटर्स लिम्फेटिक वेसल्स एंड इज कॉल्ड लिम्फ विच इज इवेंचुअली रिटर्न टू द ब्लड, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस अभी हमने समझा था। नेक्स्ट, आरबीसीज इन मैमल्स आर मोर एफिशिएंट इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट देन दोज ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स, गिव टू रीजंस। सबसे पहले दे लैक न्यूक्लियस और फिर दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया। उसी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर देंगे कि ज़्यादा स्पेस हो जाता है हेमोग्लोबिन के लिए और इवेंचुअली ज़्यादा ऑक्सीजन अब्जॉर्व कर पाता है। नेक्स्ट, प्रेग्नेंट वुमेन इज RH नेगेटिव एंड हर हस्बैंड इज RH पॉजिटिव, द फर्स्ट चाइल्ड इज RH पॉजिटिव, एक्सप्लेन वाई दिस फर्स्ट चाइल्ड इज यूजुअली सेफ बट अ सेकेंड RH पॉजिटिव चाइल्ड कुड बी एट सीरियस रिस्क, हाउ इज दिस रिस्क मैनेज टूडे, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था, जो RH ब्लड ग्रुपिंग वाला सिस्टम था वहाँ पे ये डिस्कस किया था। उसी चीज़ को हमें बस एक्सप्लेन कर देना कि कैसे RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव इशू क्रिएट करता है और फिर प्रिवेंशन में हम कैसे वैक्सीनेशन यूज़ करके ये चीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन डायग्राम्स ऑफ 3 ब्लड वेसल्स A, B एंड C इन क्रॉस सेक्शन। वेसल A हैज थिक मस्कुलर इलास्टिक वॉल, आर्टरी हो गया। वेसल B हैज थिन वॉल वाइड इरेगुलर लूमेन, ये आपका वेन हो गया। वेसल C हैज़ अ वॉल दैट इज ओनली 1 सेल थिक, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियल हमने अभी किस में पढ़ा था, कैपिलरीज में, ठीक है। तो तीनों ये हमारे आंसर्स हो गए और इसके साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ कुछ क्वेश्चंस के साथ। जितने बेस्ट बुक्स होंगे, जितने बेस्ट मटेरियल्स होंगे, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई नो लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया बट आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत ही मेहनत से हमने बनाया था एंड अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना और समझ आ गया तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर या फिर वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।